मेरी मालकिन तीर्थ यात्रा पर गई तो अपनी 13 साल की बेटी को मेरे पास छोड़ दिया। मैं भी भाग भाग कर उसके सारे काम करता। रात होती तो उसको अपने पास सुला लेता। इसे अपने पास सुलाने के लिए मालकिन ने ही इजाज़त दे रखी थी। अगली रात हुई तो मुझे कुछ नरम नरम सा महसूस हुआ। मैं घबरा कर उठा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मालकिन की बेटी उसी रात मालकिन तीर्थ यात्रा पर जा रही थी, इसीलिए सुबह से ही मेरी जान आफत में आई हुई थी। बार बार वो मुझसे कह रही थी कि मोहित, मेरा पूरा घर तेरे हवाले है। जितना भरोसा मैं तुझ पर करती हूँ, घर के किसी और नौकर पर नहीं कर सकती हूँ। मेरा नाम मोहित है। मेरी उम्र 25 साल थी, लेकिन मैं 10 साल की उम्र से ही मालकिन के घर पर काम कर रहा था, इसीलिए वो इतना भरोसा मुझ पर करती थी। वो मुझे हर बात बता रही थी। कहने लगी, देखो मोहित, अपनी बेटी अंशिका को मैं घर ही छोड़कर जा रही हूँ। उसका खुद से ज़्यादा ख्याल रखना। तुम्हें पता है ना, इसे नींद में चलने की आदत है। मैं सर हिलाने लगा कि हाँ मालकिन, मुझे मालूम है। हालांकि मुझे क्या मालूम, वो तो अपने कमरे में ही सोती थी। उम्र में 13 साल की थी, लेकिन जरा सी बावली किस्म की बेवकूफ़ और लाडली थी। मालकिन की इकलौती बेटी थी, इसीलिए उसे लाड प्यार से रखा हुआ था। अभी तक गुड्डे गुड्डियों से खेलती थी। मैंने कहा कि मालकिन, मैं इसका ख्याल रखूंगा, लेकिन इसके बाद जो बात मालकिन ने मुझसे की, मैं तो हैरान रह गया। वो कैसे मुझसे यह बात कह सकती थी। कहने लगी, रात को तुम अंशिका के पास ही सोओगे, उसके कमरे में ही रहोगे। यह बात सुनकर तो मेरी पूरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी। मेरा तो दिमाग यह सुनकर घूमने लगा था। मैंने कहा, मालकिन, मैं कैसे छोटी बेबी के कमरे में सो सकता हूँ? आप सोच कर तो बात करें, यह ठीक नहीं है। वो कहने लगी, मोहित, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने जो कह दिया बस कह दिया। तुम अंशिका के कमरे में ही रहोगे और वहीं सोओगे। मुझे मालकिन की यह बात किसी तौर पर सही नहीं लग रही थी, लेकिन मैं उन्हें बार बार इनकार नहीं कर सकता था। मैंने दिल में यह पक्का इरादा कर लिया था कि मैं अंशिका के कमरे में नहीं सोऊंगा। मेरी मालकिन एक विधवा औरत थी, लेकिन बहुत अमीर और बहुत सारी जमीन जायदाद थी, जहाँ से उन्हें खूब पैसा आता था। और एक ही बेटी थी जिसे उन्होंने लाड प्यार से पाला था। जब मैं मालकिन के घर काम करने के लिए आया था तो उस वक्त मालिक जिंदा थे। उन्होंने तो मालकिन को फूलों से भी हल्का रखा था, बहुत प्यार करते थे। मालिक और मालकिन की लव मैरिज थी। दोनों एक साथ बहुत खुश थे। अंशिका के पैदा होने से चंद महीने पहले ही मालिक का हार्ट अटैक से देहांत हो गया। मालकिन सदमे से ही पागलों जैसी बातें करने लगी थी। कभी कहती, वो अभी आ जाएंगे, मुझे छोड़कर यूं नहीं जा सकते। मैं उस वक्त 10 साल का था, लेकिन मालकिन की हालत देखकर मैं फूट फूट कर रोया था, क्योंकि उनका रवैया शुरू से ही मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो मेरा बड़ा ही ख्याल रखती थी, इसीलिए मुझे उनका दुख देखा नहीं जाता था। जब अंशिका पैदा हुई तो पहले तो मालकिन बहुत रोई थी मालिक को याद करके, लेकिन फिर उनका दिल अंशिका के साथ लग गया। मालकिन के माँ बाप ने बहुत चाहा कि मालकिन दूसरी शादी कर ले, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि नहीं, मुझे अपने पति से बहुत मोहब्बत थी और मैं अपनी सारी जिंदगी अपने पति का नाम पर गुजार दूंगी। फिर वही किया। पूरा घर उन्होंने संभाल लिया था। 13 साल का वक्त गुजर गया था। मालकिन का सबसे ज़्यादा वफादार और भरोसा करने वाला नौकर मैं ही था। कारोबार की देख रेख मालकिन ने मेरे हवाले ही कर रखी थी, लेकिन मैं भी उनके नमक का हिसाब चुकाया था। एक एक पाई का हिसाब मालकिन को देता था। इस साल हमारी मालकिन के माँ बाप तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, इसीलिए मालकिन ने कहा कि मैं भी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूँ। यह सुनकर पहले तो अंशिका ने हंगामा खड़ा कर दिया कि वो अकेले यहाँ नहीं रहेगी, लेकिन उसके फाइनल पेपर थे, इसीलिए मालकिन कहने लगी कि मैं तुम्हारी पढ़ाई को ख़राब नहीं करना चाहती, इसीलिए तुम अगली बार मेरे साथ चली जाना। बड़ी मुश्किल से वो मानी थी, लेकिन जो कुछ मालकिन मुझसे कह रही थी वो बात मुझे सही नहीं लग रही थी। और मालकिन मुझे सब कुछ समझा बुझा कर तीर्थ यात्रा पर चली गई। और उनके जाते ही मैंने सोफे पर बैठकर सुकून का लंबा गहरा सांस लिया। फिर खाना बनाने वाले को बुलाया और अपने लिए बढ़िया सी चाय बनवाई। लेकिन मालकिन के होते हुए मैं कभी सोफे पर नहीं बैठता था। हालांकि उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया था,
लेकिन मैं मालिक और नौकर का लिहाज हमेशा रखता था। लेकिन अब मैं सोच रहा था कि तो कुछ दिन मालिकों वाले ठाठ मैं भी करके देख लूं। मैंने सुकून का सांस लिया और मज़े से अपने दोनों टांगे शीशे के टेबल पर रखकर रिमोट हाथ में लिए टीवी पर चैनल बदलने लगा। अभी मैं सोच ही रहा था कि कौन सा चैनल देखूं कि तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और अंशिका हॉल में आ गई। जब उसने मेरे बैठने के तौर तरीके देखे तो माथे पर बल डालकर बोली, मोहित के बच्चे, तुम्हारी शिकायत तो मैं माँ के आते ही लगाऊंगी कि कैसे उनकी कीमती टेबल पर तुम पाँव पसार कर बैठे थे। यह सुनते मैं हड़बड़ा कर बिल्कुल सीधा होकर बैठ गया। मैंने कहा, छोटी बेबी, ऊपर वाले के लिए मालकिन से मेरी शिकायत मत करना। मैंने फौरन से टीवी बंद किया और रिमोट साइड पर रखा। अंशिका माथे पर गुस्सा चढ़ाए आराम से आकर सोफे पर बैठ गई और रिमोट भी अपने हाथ में पकड़ लिया। कहने लगी, माँ घर पर नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं समझना कि तुम लोगों को मैं सर पर चढ़ाऊंगी। जब तक माँ घर पर नहीं है, इस घर की मालकिन मैं हूँ, इसीलिए जो मैं कहूँ तुम लोग वही करोगे। मैंने भी सीने पर हाथ रखा और सर झुकाया। जी क्यों नहीं छोटी मालकिन, जैसा आप हुक्म करें। अंदर से मेरा जी तो जलकर रह गया था। मेरी कभी भी मालकिन की बेटी से 1 मिनट भी नहीं बनती थी। हर वक्त बचकाना हरकतें करती थी और मैं उसकी हरकतों से परेशान हो जाता था। वो मुझे बाजार में कई चक्कर लगवाती थी। कहती थी कि तुम्हें मेरे लिए सामान लाओगे, ड्राइवर नहीं जाएगा, ना ही कोई दूसरा नौकर। मालकिन भी उसे कुछ नहीं कहती थी क्योंकि वो उनकी लाडली बेटी थी। मुझे ही कहती थी, जाओ मोहित, जो छोटी मालकिन कहती है वो कर दो। चाय का कप लेकर नौकर आया तो मुझे ऐसे खड़ा देखकर अजीब सी हंसी मुझ पर हंसा था। कहने लगा, अभी तो बड़ा रौब जमा रहे थे, आ गए न अपनी औकात में। मैं उसे घूर कर खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा था। उसने चाय का कप टेबल पर रखा। जो चाय मैंने पीनी थी वो बड़े मज़े से अंशिका पी रही थी। ऐसे ही पूरा दिन इधर उधर के कामों में ही गुजर गया। जैसे ही रात हुई, मैं सोने के लिए अपने रूम में जाने लगा तो अंशिका कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो मोहित? माँ ने कहा था कि तुम मेरे कमरे में सोओगे। ये सुनते ही मुझे मालकिन की बात याद आ गई। मैं हैरानी से अंशिका की तरफ देखा। मैंने कहा, छोटी मालकिन, मुझे अपने कमरे के अलावा कहीं नींद नहीं आती है। घर में और नौकरानी भी हैं, आप उन्हें अपने साथ सुला ले। वो कहने लगी, माँ ने कहा था कि तुम मेरे कमरे में सोओगे, तो मतलब तुम ही सोओगे। चलो सराफत से आ जाओ मेरे कमरे में और कालीन पर जाकर लेट जाओ। मैं कमरे में आ तो गया, लेकिन मुझे अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई थी। अंशिका बेड पर जाकर लेट गई थी। उसने लाइट ऑफ कर दिया। कमरे में इस वक्त अंधेरा था। मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। भले वो 13 साल की थी, लेकिन मैं तो 25 बरस का था। मुझे किसी की बात याद आने लगी जो मैंने कहीं बाहर सुनी थी कि जहाँ एक मर्द और एक औरत हो तो वहाँ तीसरा शैतान होता है। पता नहीं मालकिन ने ऐसा क्यों कहा कि मैं उनकी बेटी के कमरे में अकेला रहूं। उनको चाहिए था कि वो नौकरानी को अंशिका के साथ सुलाती। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। एक नज़र मेरी बेड पर लेटी अंशिका पर पड़ी तो उसके चेहरे पर जाकर मेरी नज़र टिक गई। सोई हुई अंशिका बहुत मासूम लग रही थी, बिल्कुल खुलकर सो रही थी। एकदम ही मैंने अपनी नज़रें बदली और आंखें जोर से बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा कि उससे पहले कि मुझ पर शैतान हावी हो, मैं सो जाऊं। ऊपर वाले का ध्यान करते करते न जाने कब मेरी आंख लगी थी। घड़ी की तेज अलार्म बजने पर मेरी आंख खुली। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा तो देखा कि अंशिका नींद में ही अपनी घड़ी का अलार्म बंद कर रही थी। मैंने सामने लगी घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। मैं फौरन से उठकर उसके कमरे से बाहर निकल गया। उसे स्कूल जाना था और उसका पेपर भी था। मालकिन ने कहा था कि ड्राइवर के साथ अंशिका को स्कूल अकेला मत भेजना। इसीलिए जब अंशिका तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो ड्राइवर के साथ मैं उसे स्कूल छोड़ आया। उसके बाद मैं ज़मीनों का हिसाब किताब देखने लगा। हिसाब किताब की सारी जिम्मेदारी मेरी थी। उन कामों में ऐसा उलझा कि मुझे याद ही नहीं रहा कि अंशिका को स्कूल से वापस लेने भी मुझे ही जाना था। जब तक मैं नहीं जाता तब तक ड्राइवर भी अंशिका को स्कूल से लेने नहीं जाता और यह मालकिन का हुक्म था। मैं अपने काम में ऐसा उलझा था कि मेरे दिमाग से यह बात निकल चुकी थी
कि अंशिका को स्कूल से वापस लेने भी जाना है। 2 बजे अंशिका की छुट्टी होनी थी और मुझे 4 बज चुका था जब मेरा फ़ोन बजा और जब मैं नंबर देखा तो मालकिन का था। मैं जल्दी से फ़ोन उठाया तो मालकिन मुझ पर भड़क उठी। कहने लगी मुझे अंशिका की कॉल आई थी, वो अभी तक स्कूल में ही है, तुम उसे लेने क्यों नहीं गए। ये सुनते ही मेरा दिमाग घूम गया। मैं तो बिल्कुल भूल चुका था। मैंने कहा मार्केट में ज़मीनों का हिसाब किताब में लगा हुआ था। मालकिन कहने लगी जाओ जाकर उसे ले आओ। मैं घर से निकला, सामने ड्राइवर को मैंने गुस्से वाली नज़रों से देखा। मैंने कहा तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि छोटी मालकिन की छुट्टी हो गई है। वो कहने लगा कि मैं क्यों बताऊं, मालकिन तो तुम्हें सब नौकर का सरदार बनाकर गई हैं, उन बातों का तुम खुद ख्याल रखो। ड्राइवर की बात ने तो मुझे गुस्सा दिला दिया था। मालकिन क्या गई थी कि सारे नौकर सर पर चढ़ गए थे, वरना उनके सामने तो सर झुकाए रहते थे। मैं जल्दी से ड्राइवर के साथ बैठा और स्कूल पहुंचा तो पूरा स्कूल खाली हो चुका था। सिर्फ अंजलि ही स्कूल में थी और वो गुस्से से लाल पीली होती हुई गाड़ी में बैठ गई। जितनी देर तक मैं घर नहीं पहुंचा वो मुझे बस बातें ही सुनाती रही। कहने लगी माँ को आने दो, तुम्हारे कान न खिंचवाए तो फिर मुझसे कहना। मेरी गलती तो था ही, इसीलिए मैं चुपचाप उसकी सारी बातें सुनता रहा। घर पहुँचे तो खाना बनाने वाले ने खाना भी तैयार नहीं किया हुआ था। नौकरानी ने भी घर की सफाई ठीक से नहीं की थी, बस अपनी अपनी बातों में बिजी थी। यह देखकर तो मेरा सर चकरा गया। मालकिन के बिना तो पूरा घर ही अस्त व्यस्त हो गया था। मैंने उन्हें कुछ कहता तो सब कहते कि तुम भी हमारी तरह नौकर हो, ज़्यादा हमारे सर पर सवार मत हो। मैं तो मालकिन के बिना बौखला कर रह गया था। मैंने नौकरानी से ठीक से सफाई करने के लिए कहा। अपनी निगरानी में मैं पूरे घर को साफ सुथरा करवाया। रात को मैं थक चुका था। जब मैं अंशिका के कमरे में गया तो वो तेज आवाज़ में अपना स्कूल का कुछ याद कर रही थी। मैं हॉल के सोफे पर ही जाकर सो गया क्योंकि दिन भर का थका हुआ था। रात को मुझे लगा जैसे हॉल में कोई और मौजूद है। किसी के कदमों की आवाज़ मुझे सुनाई दी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मुझे लगा जैसे कोई आदमी अंशिका के कमरे के बाहर खड़ा हो और कमरे की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। मैं तेज आवाज़ में कहा कौन है वहाँ, तो फौरन से कोई किचन की तरफ भागता हुआ चला गया। मैं एकदम उठा, किचन की तरफ भागा, लेकिन वहाँ किचन बिल्कुल खाली नज़र आ रही थी। मैंने लाइट जलाई, वहाँ कोई नौकर नहीं था। एक दरवाज़ा किचन का बाहर की तरफ भी खुलता था। जब मैं वहाँ देखा तो उसकी कुंडी खुली हुई थी। जब मैं वहीं से बाहर निकला, बाहर भी सन्नाटा था। मैंने किचन के दरवाजे को अंदर की तरफ से कुंडी लगा दी और वापस हॉल में आकर लेट गया। ये सोचने लगा कि कौन आदमी था जो रात के इस वक्त अंदर आया था। न जाने मुझे क्या सूझा। मैं अंशिका के कमरे में चला गया। वो बेड पर सोई हुई थी। मैं जाकर कालीन पर लेट गया। रात को जैसे ही कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आने लगी तो अंशिका नींद में डर रही थी। कहने लगी कि मुझे डर लग रहा है, यह कुत्ते मुझे खा जाएंगे, माँ मेरा हाथ पकड़ लो। वो बेड पर अपना हाथ मार रही थी। नींद में शायद मालकिन को ढूंढ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे मौके पर मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने बिस्तर से उठा और अपना हाथ अंशिका के हाथ में दे दिया। मेरा हाथ पकड़कर फिर से गहरी नींद में सो गई थी। काफ़ी देर में खड़ा इंतजार करता रहा कि वो कब गहरी नींद में जाए और मैं अपना हाथ उसे छुड़वाऊं। जब वो गहरी नींद में सो गई तो मैंने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से अलग किया और दोबारा कालीन पर जाकर लेट गया। उसके बाद मैं अंशिका के कमरे में ही सोने लगा था। एक दिन एक नौकर ने दूध की खीर बनाई तो कहने लगा कि तुम भी खीर खा लो, बड़ी सुकून की नींद आएगी। तो मैंने भी खीर खा लिया और रात को अंशिका के कमरे में चला गया। उस रात वाकई मुझे बहुत गहरी नींद आई थी। मैं जो सोया था सुबह ही मेरी आँख खुली। जब मैंने देखा तो बेड खाली था। उस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे। उस वक्त तो अंशिका कभी नहीं जागती थी और वैसे भी आज रविवार का दिन था और उसकी छुट्टी थी। मैं कमरे से बाहर आया तो अंशिका वहाँ पर भी नहीं थी। मैंने उसे पूरे घर में देखा, मुझे कहीं नजर नहीं आई। मेरा दिल तो धक सा करके रह गया था। मैंने तमाम लोगों को शोर मचा के जगा दिया। सभी उसे ढूंढने लगे लेकिन वो पूरे घर में कहीं नहीं थी। मेरा तो वो हाल था कि काटो तो खून ना निकले। मेरा रंग पीला पड़ चुका था।
मालकिन उसे मेरे भरोसे छोड़कर गई थी। मैं कैसे रात को गहरी नींद सो गया था मुझे तो पता ही नहीं चला। फिर बाद में मुझे पता चला कि खाना बनाने वाले बावर्ची भी वहाँ से गायब था। फिर मेरे ख्याल में आने लगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक आदमी को अंशिका के कमरे से बाहर देखा था। वो भागते हुए किचन में गया था, शायद वो बावर्ची ही था। मैंने फौरन से मालकिन को फ़ोन किया और सारी बात उनके कानों में डाल दी। मैं उसके घर का पता सब जानता था। मालकिन ने कहा कि तुम बावर्ची के घर पहुँचो और उसका पीछा करो, मैं पुलिस को फ़ोन कर देती हूँ। मैं भागकर बावर्ची के घर गया तो मालूम हुआ कि वो तो घर आया ही नहीं। फिर मुझे मोहल्ले वालों से पता चला कि सुबह सुबह बावर्ची अंशिका के मुंह पर हाथ रखकर उसे एक गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जा रहा था। उस वक्त पुलिस भी हमारे बंगले के करीब आ चुकी थी। सारी छानबीन के बाद बंगले के बाहर लगे कैमरे की मदद से हमें गाड़ी का नंबर मिल गया था और साफ साफ उसमें नज़र आ रहा था कि बावर्ची अंशिका के ऊपर हाथ रखकर जबरदस्ती उसे गाड़ी में बैठा रहा था। गाड़ी का नंबर ट्रेस हो चुका था। मैं भी पुलिस वालों के साथ गया था। जैसे गाड़ी तक पहुँचे तो वह गाड़ी सुनसान जगह पर खड़ी थी। मुझे याद आने लगा कि एक बार बावर्ची मुझे ऐसी जगह पर लाया था जहाँ उसके कुछ दोस्त रहते हैं। मैं भागता हुआ उस तरफ जाने लगा जहाँ उसके दोस्त का घर था। पुलिस बाद में पहुंच, लेकिन मैं उस घर में पहले ही पहुंच चुका था। मैंने दरवाजे पर जोरदार लात मारी तो दरवाज़ा खुल गया। सामने वो बावर्ची और दो मर्द मौजूद थे। उन्होंने अंशिका को रस्सी से बांधकर एक कुर्सी पर बैठा रखा था। वो बहुत रो रही थी। यह देखकर तो मेरा खून खौल उठा। मैंने आओ देखा न ताव और उन तीनों की पिटाई करना शुरू कर दिया। इतनी देर में पुलिस वहां पहुंच गई थी। उनको पकड़कर जेल में बंद कर दिया। रोते हुए अंशिका मेरे गले से लग गई। वो बहुत डरी हुई थी। मैंने कहा कि तुम परेशान मत हो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। कुछ दिनों में मालकिन भी वापस आ गई थी। मालकिन अंशिका को गले लगाकर रोने लगी और मुझसे कहने लगी, मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम मेरी बेटी की हिफाजत करोगे। मैंने कहा कि मैं इसे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह समझता हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ आप बेफिक्र रहें। ना तो आपकी तरफ कोई आंख उठाकर देख सकता है और ना ही अंशिका की तरफ। यह सुनकर मालकिन बहुत खुश हो गई और मुझे अपना बेटा कहकर बुलाने लगी। अंशिका भी मुझे कभी कभी भाई कहती थी, पर वो मेरे साथ बहुत लड़ती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।